बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरी आंख अचानक से खुली तो मैंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसलिए मैं तुरंत ही उठी और अपने कमरे की खिड़की को बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं बाहर लॉबी की खिड़कियां भी खुली हुई ना हो, इसलिए मैं बाहर निकल गई। जब मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई तो देखा कि रात का 12 बज रहा था और अभी तक मेरे पति अनुज ऑफिस से वापस लौट कर नहीं आए थे। लेकिन मुझे इस बात की कोई खास फिक्र नहीं थी, क्योंकि ये तो उनका हर रोज का रूटीन ही था। वह ऑफिस से कभी भी जल्दी नहीं आते थे। उन्हें अक्सर लौटने में काफ़ी रात हो जाती थी। मैंने सोचा कि खिड़कियां बंद करके आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो सुबह समय से ही उठना होता है। मैं जैसे ही लॉबी की खिड़की के पास गई, तभी मेरे चेहरे पर एक तेज चमक पड़ी, जिससे मेरी आंखें चौंधिया गईं। मुझे लगा कि शायद अनुज वापस आ गए हैं, लेकिन जब मैंने गाड़ी पर ध्यान दिया तो वह गाड़ी मेरे पति की नहीं बल्कि किसी और की थी। थोड़ी ही दूर पर जाकर वह गाड़ी एक खंबे के पास रुक गई। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और बाहर काफ़ी घना अंधेरा था। जब बिजली चमकती थी तो उसकी चमक में ही कुछ कुछ बाहर का दिख जाता था। मुझे जिज्ञासा होने लगी कि आखिर इतनी रात में कौन आया होगा। लेकिन गाड़ी रुकने के करीब 2 मिनट बाद भी गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं निकला। मैं सोचने लगी कि ना जाने कौन है जो अभी तक गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला। थोड़ी ही देर में गाड़ी में कुछ हलचल सी होने लगी। ये देखकर मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ है वह ऐसा क्या कर रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गाड़ी काफ़ी तेज तेज हिलने लगी। ये देखकर तो मैं बड़ी ही हैरान रह गई कि आखिर ये गाड़ी इतनी तेज तेज हिल क्यों रही है। और तभी अचानक से बिजली कड़की, जिसकी चमक में मैंने उस गाड़ी में जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि मैंने उस वक्त गाड़ी में जो भी होते हुए देखा था, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तभी एक बार फिर से बिजली जोर से कड़की और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और तभी दरवाज़ा खुलता है और मेरी सेक्रेटरी मुझे आकर कहती है, मैडम, मीटिंग 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। और इतना कहकर वह चली जाती है। तब मैं अपने ख्यालों से बाहर आती हूँ और देखती हूँ कि मैं तो अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। उस रात को आज न जाने कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात मैंने जो भी देखा था वह मैं इतने सालों बाद भी भूल नहीं पाई हूँ। ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है। शायद ही है जो इतने सालों में एक भी दिन ऐसा हुआ हो जो उस रात को मैंने जो नज़ारा देखा था वह मेरी आंखों के सामने ना तैरता हो। मेरा नाम स्नेहा है। मैं एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और एसके कंपनी की सीईओ और मालकिन हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी का नाम संजना और बेटे का नाम आदित्य है। दोनों ही लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बस अब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए कुछ ही दिनों में वह वापस आने वाले हैं। इतने समय से मैं अपनी कंपनी को और इस पूरे कारोबार को अकेले ही संभाल रही हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो मैं उन्हें अपनी कुछ जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें भी इस काबिल बनाऊंगी ताकि वह इस कारोबार को और भी नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। मेरे पति का देहांत आज से कई साल पहले हो चुका है। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे काफ़ी छोटे थे। इतने सालों में मैंने अकेले अपने दम पर इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। कुछ ही दिनों बाद मेरे दोनों बच्चे लंदन से वापस आ गए और मेरे साथ ही उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया और सारी चीज़ों को बखूबी समझकर वह बहुत ही मेहनत और लगन से अपने अपने कामों को करने लगे। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे बच्चों को हमारे पैसे और रुतबे का कभी भी खुमार ना चढ़े, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम और रुपया पैसा मिलता है वह अक्सर गलत संगतों में पड़ जाते हैं
और अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं अपने बच्चों को सही संस्कार देने में कामयाब रही और वह आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनमें कहीं से भी ये नहीं झलकता कि वह इतने अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इसीलिए मेरे और मेरे बच्चों के बीच में बहुत प्यार है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं सोच रही थी कि एक बार मेरे बच्चे अच्छी तरह से अपने बिज़नेस को समझ लें और इसकी बागडोर अपने कंधों पर ले लें, तो फिर मैं उनकी अच्छे घरों में शादियां करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन इसी बीच मैंने कुछ दिनों से ये ध्यान दिया कि मेरी बेटी संजना न जाने क्यों मुझसे कटी कटी सी रहने लगी थी। मैं अगर उससे बात करने की कोशिश करती तो वह मुझे गिने चुने शब्दों में ही जवाब दे रही थी, जिससे मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि वह मुझसे किसी बात को लेकर नाराज है। लेकिन आखिर वह बात कौन सी है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वह मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। उसके दिल में आखिर क्या चल रहा था, ये मैं समझ नहीं पा रही थी, जिसने मुझे हद से ज़्यादा बेचैन कर दिया था। जब मैं अपनी बेटी की नाराज़गी की वजह खुद से पता नहीं कर पाई, तो मुझे ना चाहते हुए भी वह रास्ता अपनाना पड़ा जिसके लिए मैं दिल से तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर मैं करती भी क्या? मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया और उनसे कहा कि वह मेरी बेटी पर नज़र रखें और मुझे पता करके बताएं कि आखिर वह अपनी निजी ज़िंदगी में कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। क्योंकि मुझे लगा कि शायद हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों में इस बात का राज छुपा हो कि मेरी बेटी मुझसे इतनी खफा खफा सी क्यों रहने लगी है। करीब एक हफ्ते के बाद ही वो डिटेक्टिव मेरी बेटी के पूरे दिन के रूटीन की सारी डिटेल्स लेकर मेरे पास आ गया कि वह कहाँ जाती है और किससे मिलती है। उसने मुझे वह सारी तस्वीरें दिखाईं जिसमें वह जिस जगह पर जा रही थी और जिन लोगों से मिल रही थी। मैं अभी बैठकर उन तस्वीरों को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी अगली तस्वीर जो मेरे सामने पड़ी, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये पल एक बार फिर से आ सकता है। उस तस्वीर को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मेरी आंखों में आंसू उतर आए और मैं सोचने लगी कि कहीं अब मेरे बच्चे मुझसे छिन ना जाएं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कमाया है, वह सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ही तो किया है। लेकिन अगर मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे लगने लगा कि कहीं मेरी बेटी मुझे गलत तो नहीं समझ रही और शायद इसी वजह से वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मैंने उस डिटेक्टिव को उसका पेमेंट दिया और उसे जाने को कहा। उसके बाद मैं शाम को जब घर पहुंची तो सीधा अपनी बेटी के कमरे में गई। मैंने उससे सीधी तरह से सवाल किया, संजना, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो उसने ना तो मेरी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। मैंने एक बार उससे फिर से पूछा कि संजना, तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? आखिर कब तक तुम मुझसे इस तरह का व्यवहार करती रहोगी? मेरी ये बात सुनकर मेरी बेटी मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही अब मुझे आपसे कोई मतलब रखना है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ इस तरह से बात की थी। अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ कुछ गलत कर सकती है? तो वह रोते हुए कहने लगी, इसी बात का तो मुझे गम है। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व था, लेकिन आपने मेरा वह गर्व चकनाचूर करके रख दिया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी माँ नहीं। लेकिन आपने तो हमें धोखा दिया। आज तक आपने मुझे और आदित्य को अंधेरे में रखा
और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चीज़ के लिए हम इतने सालों से तरस रहे हैं, दरअसल वह हमसे भगवान ने नहीं छीनी, बल्कि आपने छीनी है। और आपने हमें कभी सच्चाई भी नहीं बताई। आखिर आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आप इस दौलत को पा सकें। आपको रुपए पैसे का इतना लालच था कि आप इतना गिर गईं कि आपने ये भी नहीं सोचा कि इस वजह से आपके बच्चों पर क्या बीतेगी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं और आदित्य आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आप अपनी इस जायदाद और दौलत के साथ आराम से रहिए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ यही सब मायने रखता है ना। तभी इतने में संजना के कमरे में आदित्य आ जाता है और संजना आदित्य से कहती है कि अपने सारे कपड़े पैक कर लो, हम दोनों आज के आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हड़बड़ा जाती हूँ और मैं संजना से कहती हूँ कि तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन मेरे बच्चे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। संजना कहती है कि अब कहने सुनने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि अब आपकी हकीकत पूरी तरह से मेरे सामने आ चुकी है। आप आज तक हमसे इतना बड़ा झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी अपने ऊपर लगे हुए झूठे इल्जामों को सुन सुनकर बुरी तरह से थक चुकी थी। इसलिए मैंने कसकर संजना का हाथ पकड़ा और वह तस्वीर जो मुझे डिटेक्टिव ने दिखाई थी उसे दिखाते हुए कहा कि तुम इस वजह से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो ना। तो वह कहने लगी, ओह अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझ पर नज़र रखवा रही थी। और ताली बजाकर कहने लगी, वेरी गुड मॉम, बहुत अच्छा, आप अपने ही बच्चों की जासूसी करवा रही थी। फिर वह कहने लगी, मैं तो भूल ही गई, आप तो कुछ भी करवा सकती हैं। जो औरत अपने ही पति को मरा हुआ साबित कर सकती है तो वह तो कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा, हाँ, मैंने अपने पति को मरा हुआ साबित किया, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो संजना कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया उसकी पूरी वजह मैं पहले ही जान चुकी हूँ, जिसके कारण मुझे आपसे आज नफरत हो चुकी है और मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुमने यही फैसला कर लिया है कि तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी तो तुम मत देखना, लेकिन बस एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो फैसला लेना चाहो ले सकती हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाली। मेरी बात सुनकर आदित्य ने संजना को समझाया कि हमें एक बार तो माँ की भी बात सुननी चाहिए। उसके बाद मैंने आज तक जो राज अपने सीने में दफन कर रखा था उसे अपने बच्चों को बताना शुरू किया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरी माँ का देहांत जब मैं 12 साल की थी उसी समय हो गया था। मेरे पिता ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा से वह यही चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो मुझे ढेर सारा प्यार भी करे और मेरी इज्जत भी करे। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो उन्होंने मेरे लिए कई रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए, लेकिन वह जैसा लड़का मेरे लिए चाहते थे उन्हें मिल ही नहीं रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे समय बीतता गया और वह थोड़ा परेशान रहने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात उनके सालों पुराने एक दोस्त अमरनाथ से हुई और जब उन्हें पता चला कि पापा मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने पापा से अपने बेटे अनुज के लिए मेरा हाथ मांगा। पापा ने अनुज से 2-4 मुलाकातें की और उन्हें ये लगा कि अनुज वैसा ही लड़का है जैसा वह मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और बहुत ही जल्द हमारी शादी हो गई। शादी के वक्त अनुज एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, जिसके लिए उसने शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह काफ़ी परेशान रहने लगा था,
लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया और वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। फिर उस वक्त मेरे पापा ने अपनी ज़मीन बेचकर एक काफ़ी बड़ी रकम अनुज के हाथों में थमाई और उससे कहा कि वह उन पैसों से अपना बिजनेस एक बार फिर से खड़ा करे। अनुज ने एक बार फिर से अपने बिजनेस को शुरू किया और वह कुछ ही महीनों में काफ़ी अच्छा चलने लगा। मेरे ससुर जी ने अनुज से कहा कि ये सब मेरे पिताजी की वजह से ही संभव हो पाया है। इसीलिए ससुर जी के कहने पर ही अनुज ने मुझे उस बिजनेस का 50% का हिस्सेदार बनाया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बहुत ही जल्द हमारा बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा घर खरीद लिया, जिसमें हम तीनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। अपने ससुर जी के कहने पर ही मैं भी अपने पति का बिजनेस में हाथ बंटवाने लगी थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। कई जगह मैंने इलाज कराया, लेकिन मुझे उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ हमारे पास अब रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसका सुरूर अनुज के सर पर चढ़ चुका था और वह आए दिन शराब पीकर घर आने लगा। मेरे ससुर ने अनुज को बहुत समझाया कि इस तरह की गंदी आदतें डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वह तो अब अपने आप को भगवान समझने लगा था, इसीलिए किसी की भी बात नहीं सुनता था। इसी बीच मुझे कुछ अफवाहें भी सुनने को मिलने लगीं कि अनुज का कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैंने कभी भी उसे किसी के साथ नहीं देखा था। बस इसीलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं खुद को हमेशा समझाती कि मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अनुज अब मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसे किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था। औलाद ना होने की कमी भी सिर्फ मुझे ही खटकती थी। अनुज को तो इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे बच्चा नहीं हो पा रहा है। बस उसे मुझसे अपनी इच्छा पूरी करने से ही मतलब होता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते मेरे ससुर अंदर ही अंदर घुटने लगे। अनुज अब अपने पिता की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, इसीलिए वह बीमार रहने लगे और मेरी भी इधर दवा चल रही थी, जिस वजह से मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाकर तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। मैंने उनसे कहा कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वह लगातार मुझसे माफ़ी मांगते रहे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उस घर में कोई नहीं था जो मेरी दुख तकलीफ से मतलब रखता, क्योंकि अनुज को तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। उसके लिए सिर्फ उसका बिजनेस और शराब, बस यही दो चीज़ें ही मायने रखती थीं। मैं भी सारी उम्मीदें अब छोड़ चुकी थी, लेकिन तभी फिर एक चमत्कार हुआ और मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। ये सुनकर अनुज काफ़ी खुश हुआ और एक बार फिर से उसने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं भी खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी दोबारा से बेहतर हो जाएगी। अनुज ने मेरा इलाज एक नए डॉक्टर से करवाना शुरू करवा दिया, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी, जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख कर दी थीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे अपना इस वक्त बहुत ध्यान रखना है, वरना मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मैं अपना पूरा ख्याल रख रही थी, क्योंकि अपने बच्चों के साथ मैं ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अपने शरीर में कुछ न कुछ अजीब सी कमी महसूस ही होती रहती थी। और इधर अनुज का रवैया धीरे धीरे फिर से पहले जैसा ही रहने लगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि ये सारी बुरी आदतें छोड़ दे, क्योंकि कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो उन पर इन सब चीज़ों का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पिता का भी देहांत हो चुका था।
तो अब उस घर में रहने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। एक दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने की वजह से उसकी आवाज़ से उठकर मैं घर की खिड़कियां बंद करने के लिए गई। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। पहले मुझे लगा कि शायद अनुज ऑफिस से वापस लौट आए हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो देखा कि वह गाड़ी तो किसी और की थी। मुझे जिज्ञासा होने लगी कि आखिर इतनी रात में कौन आया होगा, लेकिन काफ़ी देर तक उस गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं आया। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन आया है जो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहा। तभी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर एक बार फिर से बिजली जोर से चमकी और मुझे जो गाड़ी के अंदर दिखाई दिया उससे मेरे हाथ पैर फूल गए। गाड़ी में मैंने अनुज को देखा जो किसी लड़की के साथ वह सब कर रहा था। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई और इससे आगे कुछ देखने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। अब तक मैंने अनुज को लेकर जो भी अफवाहें सुनी थी उसका सबूत आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आई और उस पूरी रात मैं फूट फूट कर खूब रोई। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तक मेरे पति के बारे में जो अफवाहें उड़ रही थीं वो तो सच में सच निकली, जिसका सबूत मैंने खुद देखा और अभी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही थी। लेकिन मुझे अब ये पता करना था कि आखिर वह लड़की कौन थी। पर ऐसी हालत में मैं किस से क्या पता करवाती। जब मैंने अनुज से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वह तो बड़े ही रौबीले अंदाज में मुझ पर हुक्म चलाते हुए कहने लगा कि तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप बच्चा पैदा करो और घर में रहो, क्योंकि ये घर और पैसा सब कुछ उसका कमाया हुआ है। तो अगर उसके घर में रहना है तो उसके ही हिसाब से रहना होगा। एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ से चेकअप कराकर लौट रही थी तो मैंने रास्ते में अनुज को एक घर के अंदर जाते हुए देखा। उस वक्त मुझसे रहा ना गया, इसलिए मैं भी पीछे पीछे उस घर की तरफ चली गई और फिर वहां पहुंचकर खिड़की से मैंने जो कुछ देखा उससे तो मुझे सदमा ही लग गया, क्योंकि अनुज जिस लड़की के साथ उस घर में रह रहा था वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा की बेटी थी। मेरी ही सगी बहन ने मेरी पीठ पर छुरा भोंका था। मैंने तुरंत ही बेल बजाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन दोनों के मुझे देखकर होश उड़ गए। वो बुरी तरह से चौंक गए। जब मैंने अपनी बहन से रो रो कर कहा कि तुम्हें मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए, तो वह मुझसे बड़े ही घमंडी तरीके से बात करने लगी। मेरे पति ने तो मुझे साफ कह दिया कि वह मेरी चचेरी बहन नम्रता से प्यार करता है और अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मैंने अनुज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। वो नम्रता के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैं निराश होकर चुपचाप वहां से लौट कर जाने लगी। अनुज को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उसके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और इस सब से इन बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। इस वक्त उसे सिवाय नम्रता के कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने मुझे ऐसी हालत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने को कहा था और उल्टा हो ये रहा था कि मेरा स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से जब मैं रोड क्रॉस करके जा रही थी तो ना जाने कब मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस डॉक्टर को देखा मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह और कोई नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा थी। इतने सालों बाद अपनी सहेली को जब मैंने अपने सामने पाया तो उसे गले लगाकर मैं खूब रोई, क्योंकि उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा दुखी थी और किसी अपने को पास देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे इस तरह बेतहाशा रोता हुआ देखकर शिल्पा ने उसकी वजह पूछी तो मैंने उसे रो रो कर सब कुछ बता दिया। शिल्पा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी परेशान ना हूँ, बल्कि मैं आराम से बैठकर अपने पति से बात करूं और उसे समझाऊं। उसने मेरे कुछ चेकअप किए और मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी ताकि मुझे आराम मिल सके।
इधर सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा पहले से चला आ रहा था। मैंने भी अपने हालातों को वक्त पर छोड़ दिया था। फिर एक दिन मेरे पास शिल्पा का फ़ोन आया और उसने मुझे तुरंत ही अपने क्लिनिक में बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे जो कुछ बताया उससे मेरे तो होश ही उड़ गए। शिल्पा ने मुझसे कहा कि मुझे हर वक्त कमजोरी सी इसीलिए लगती रहती है क्योंकि मुझे बहुत ही हल्की मात्रा में धीमा जहर दिया जा रहा है और वह जहर उन दवाइयों के रूप में दिया जा रहा है जिन्हें मैं अनुज के बताए हुए डॉक्टर से लेकर खाती हूँ। इसका सीधा मतलब साफ यही था कि वह जहर मुझे अनुज ही दिलवा रहा था। ये सुनकर तो मुझे जितना दुख हो रहा था उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोचने लगी कि अनुज इतना गिर गया कि उसे मेरी जिंदगी की तो छोड़ो, अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है। रुपए पैसे की सनक उसके सर पर इस कदर सवार थी कि वह यह भूल गया कि अपनों का साथ इस दुनिया में सबसे ज़रूरी होता है। और फिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपने ही बच्चों को मारना चाहे। मुझे अब उस आदमी से नफरत होने लगी थी। मैं उसी वक्त गुस्से में घर गई ताकि अनुज से अपने सारे सवालों का जवाब मांग सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मैं घर पहुंचूंगी तो वहां मेरे लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं घर गई, सामने देखा तो अनुज नम्रता के साथ शादी करके बरमाला डाले हुए खड़ा था। नम्रता ने मेरे वहां पहुंचते ही मेरे मुंह पर तलाक के कागज मार दिए और फिर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगी। वह मुझे धक्का देते हुए बाहर तक घसीट कर ले आई और मैं अनुज को बार बार पुकारती रही, लेकिन वह वहां से चला गया। मेरे गुस्से की जब इंतहा नहीं रही तो मैंने भी उसे बदले में धक्का दिया और उससे कहा कि तुम शायद ये भूल गई हो, लेकिन इस घर और कारोबार में मेरा भी 50% का हिस्सा है, तो तुम मुझे इस घर से निकालने का कोई अधिकार नहीं रखती। इस पर नम्रता जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हंस क्यों रही है। वह कहने लगी कि तुमने मुझे क्या कच्ची खिलाड़ी समझ रखा है। मेरा और अनुज का रिश्ता काफ़ी समय से है और मुझे जब ये बात पता चली कि तुम भी इस सब की बराबर की मालकिन हो तो मैंने एक प्लान बनाया और मैंने अनुज से कहा कि तुम कुछ दिनों तक स्नेहा से अच्छे से पेश आओ और ऑफिस के कुछ ज़रूरी कागजात पर साइन करवाने के बहाने उस पर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लो और ये सब कुछ अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लो। और तुम इतनी बेवकूफ़ निकली कि तुमने बिना पेपर्स को चेक किए ही उन पर आराम से साइन कर दिए और हमारा काम आसान कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, बल्कि तुम अब एक ज़ीरो हो। उसने अपनी उंगलियों से उस ज़ीरो को बनाया और मेरी आंखों के बहुत ज़्यादा करीब तक लेकर आई और एक बार फिर से मुझे धक्का देकर कहा, चल निकल यहाँ से, भिखारिन कहीं की। मैंने नम्रता के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, खूब रोई गिड़गिड़ाई कि मुझ पर ना सही लेकिन कम से कम मेरे होने वाले बच्चों पर तो तरस खाओ। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है। लेकिन वह पत्थर दिल हो चुकी थी। मैंने अनुज को भी बहुत पुकारा लेकिन वो नहीं आया। आखिर मैं नम्रता से मुझ पर दया करने की उम्मीद रखती भी कैसे, क्योंकि जिन बच्चों का पिता ही ऐसा हो तो फिर वह उन बच्चों के बारे में क्यों सोचती। मेरे पास अब इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं बचा था। मैं बेघर हालात की मारी अपने पेट में बच्चे लिए हुए यहाँ वहाँ भटक रही थी। शाम तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। मैं खुद को तो भूखा रख सकती थी लेकिन अपने बच्चों को नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं अपनी दोस्त शिल्पा के पास गई। जब उसे मेरे हालातों के बारे में पता चला तो वह कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और अब आज से तुम मेरे पास ही आराम से रहो। लेकिन मेरे अंदर तो बदले की भावना जल रही थी। मैं जानती थी कि मेरी चचेरी बहन ने मेरे पति को सिर्फ उसकी दौलत के लिए ही फंसाया था, क्योंकि जिस वक्त मेरी शादी हो रही थी उस वक्त तो उसे अनुज में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही थीं। लेकिन जैसे ही उसका कारोबार अच्छा चलने लगा
तभी उसे अनुज में खूबियां नजर आने लगीं। वो मुझसे अनुज की खूब तारीफें करती थी। उस वक्त मैंने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरी पीठ के पीछे मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल रही है। लेकिन इस सब में सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। मेरा पति तो पहले से ही चरित्रहीन था, इसीलिए उसने जरा सा इशारा दिया और वह बहक गया। किसी ने सच ही कहा है कि जब किसी आदमी के पास हद से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो सबसे पहले औरतों को पालना शुरू कर देता है, और अनुज ने वही किया। अब मुझे समझ आ गया था कि उस रात मैंने अनुज को जिस लड़की के साथ देखा था वह नम्रता ही थी, और वो गाड़ी अनुज ने ही उसे खरीद कर दी थी। मैंने शिल्पा से कहा कि कुछ भी करके अब मुझे अनुज से बदला लेना है, और जिन्होंने मुझे भिखारी कहा है अब उन्हें भी मुझे भिखारी ही बनाना है, क्योंकि वह ये भूल गए कि आज वह जिस मुकाम पर खड़े हैं वह सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के पैसों की वजह से मुमकिन हो पाया है। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन कर ही रहूंगी। मेरे बच्चे अपने ही घर में रहेंगे, जो घर उनके नाना के पैसों से बना है, और वैसी ही जिंदगी जिएंगे जैसी मैंने अपने बच्चों के लिए चाही थी। ये मैं कसम खाती हूँ। कुछ महीनों बाद ही मेरी डिलीवरी हुई और खुशियों के रूप में मुझे तुम दोनों मिले। मेरे प्यारे बच्चे संजना और आदित्य। तुम दोनों को गोद में लेकर मैं शिल्पा के साथ उस दिन वापस उसी घर में पहुंच गई जिस घर से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। जब मैं वहां पहुंची तो अनुज और नम्रता मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने अनुज से कहा कि क्या अपने बच्चों का चेहरा एक बार भी नहीं देखोगे? अनुज जैसे ही तुम दोनों की तरफ आगे बढ़ा, नम्रता ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनुज वहीं का वहीं रुक गया। नम्रता ने मेरी तरफ आगे बढ़कर कहा कि तुझे कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती? पिछली बार की बेइज्जती तू भूल गई, जो इस बार एक बार फिर से अपनी बेइज्जती कराने चली आई, भिखारिन कहीं की। मैंने कहा, भिखारी कौन है ये तो अभी पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और कहा कि इन दोनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो, वो भी धक्के देकर। ये सुनकर वह दोनों हैरान रह गए। जिस तरह से नम्रता ने मेरे मुंह पर तलाक के कागज मारे थे, उसी तरह से मैंने प्रॉपर्टी के कागज नम्रता के मुंह पर मारते हुए कहा कि अब ये पूरी प्रॉपर्टी और कारोबार मेरे नाम पर है, और इस वक्त जीरो मैं नहीं, जीरो तुम लोग हो। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने एक लड़की को वहां बुलाया, जिसे देखकर अनुज के पैरों तले जमीन निकल गई। नम्रता को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो मैंने उससे कहा कि परेशान मत हो, ये जो कुछ भी हुआ है और जैसे हुआ है वह सब कुछ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उससे कहा कि जैसे तुमने अपने रूप के जाल में इस अनुज को फंसाकर पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, ठीक उसी तरह से मैंने इस लड़की को दाना बनाकर अनुज के सामने फेंका, और अनुज इसके जाल में फंस गया, और शराब के नशे में इसने मेरे ही कहने पर प्रॉपर्टी के कागजात पर अनुज के दस्तखत ले लिए। और जिस तरह से धोखे से तुम लोगों ने मुझे इस जायदाद से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह से मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। इसके बाद मैंने उन दोनों को कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं दिया और सिक्योरिटी के हाथों बाहर फिकवा दिया। मैंने उस लड़की और अपनी फ्रेंड शिल्पा को बहुत बहुत शुक्रिया कहा, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही मेरे और मेरे बच्चों के सर पर छत आई थी और हम दर दर की ठोकरें खाने से बच गए थे। दरअसल वह लड़की एक मॉडल थी जो शिल्पा की पेशेंट थी, जिसे शिल्पा के इलाज से बहुत ही आराम मिला था। इसीलिए जब शिल्पा ने उससे मदद मांगी तो वो बेझिझक हमारे लिए ये काम करने के लिए तैयार हो गई, और उसने अनुज को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ वही किया जिसके वह लायक था। और इधर तुम दोनों की देखभाल के लिए मैंने एक नैनी को रख लिया और अपने बिजनेस की बागडोर मैंने अपने हाथों में ले ली। जब तुम दोनों थोड़े बड़े होने लगे तो अपने पिता को लेकर सवाल करने लगे। इसीलिए मैंने तुमसे यही कहा
कि तुम्हारे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी है, ताकि तुम बार बार अपने पिता को लेकर मुझसे सवाल ना करो, क्योंकि हकीकत यही है कि ऐसा पिता जिंदा होकर भी अपने बच्चों के लिए मरा हुआ ही है। मैं इतना ही कह पाई थी कि तभी हमारा वॉचमैन अंदर आता है और संजना से कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। हम तीनों हॉल में जाते हैं तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती हूँ कि संजना से मिलने और कोई नहीं बल्कि अनुज आया था। वह कहने लगता है, संजना मेरी बच्ची, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस धोखेबाज औरत के साथ अब मैं अपने बच्चों को एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर वह जैसे ही संजना की तरफ आगे बढ़ता है, संजना उसे जोर से धक्का मार देती है और गुस्से में कहती है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटी के रिश्ते को भूलकर मैं सारी मर्यादाएं तोड़ दूं और आपके गाल पर थप्पड़ मार दूं। वह तुरंत ही मेरे पास पीछे पलट कर आती है और मुझे गले लगाकर कहती है, आपने सच कहा था माँ, मेरे पिता कई साल पहले ही मर चुके हैं। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। वह कहती है, धोखेबाज मेरी माँ नहीं बल्कि आप हैं और इस जायदाद की ही खातिर आप एक बार फिर से हमें धोखा देने के लिए आए हैं। लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और आपके किसी भी धोखे में नहीं आने वाली। तभी अनुज कहता है कि तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। संजना सिक्योरिटी से कहकर अनुज को धक्के देकर घर से बाहर निकलवा देती है। संजना और आदित्य मुझसे माफ़ी मांगते हैं। मैं भी अपने बच्चों को माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहे थे अपने पिता के बहकावे में आकर कर रहे थे। इतने सालों का बोझ जो मेरे दिल पर था वह भी उतर चुका था और अपने अंदर दबे हुए सारे दर्द को मैं आंसुओं में बहा देती हूँ। कुछ सालों बाद मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और हम सब एक परिवार के रूप में खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। हमारे समाज में औरतों पर होने वाले जुल्म इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वह कभी भी उनके खिलाफ खड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि वह खुद को कमज़ोर मानती हैं, जबकि ये वह भूल चुकी हैं कि जो औरत एक नई जिंदगी को पैदा कर सकती है, जिस औरत की वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, वह कुछ भी कर सकती है, वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। इसीलिए औरत को अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो जिसने हमारे साथ जैसा किया हो उसे वैसा ही सबक सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।